चलिए अभी हम शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कोई बताएगा? लास्ट क्लास में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था बेटा? रिलेशन बिटवीन लाइन डिस्प्लेसमेंट एंगुलर यस, हमने आई थिंक पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी ही कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम किए थे, राइट? यस मैम। और रिवर बोट के अलावा रिवर स्विमर भी बोल सकते हो, ये प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किया। मैन और रेन प्रॉब्लम, रेन मैन या रेन वुमन कुछ भी चलेगा, रेन मैन प्रॉब्लम। तो मोशन रिलेटिव वेलोसिटी हमने 2D में डिस्कस किया था बेसिकली। इसके बाद हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दिया था, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यानी मोशन के ये जो क्वांटिटीज हैं ये हम लोग डील करते हैं। यहाँ पर हम लोग मोशन क्यों हो रहा है वो चीज डील नहीं करते, बस मोशन को समझते हैं, उसको ब्रेक करके समझते हैं। कि अभी मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन पता है और उस इक्वेशन में आप पोजीशन की वैल्यू पुट करते हैं या टाइम की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट इस समय यहाँ होगा, इस तरफ होगा, रेफरेंस पॉइंट से आगे होगा, रेफरेंस पॉइंट से पीछे होगा। तो ये सब चीजें समझना हमारा पार्ट होता है काइनेमेटिक्स में। इसमें हम लोगों ने जो सबसे पहले किया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझा। अच्छा, काइनेमेटिक्स अभी तक चल रहा है, अभी काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हम समझ रहे हैं। काइनेमेटिक्स में रिलेटिव वेलोसिटी भी आ जाता है, या आपने जो स्टार्टिंग में किए ग्राफ्स वगैरह करे वो सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है। इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब यही चीज हम पढ़ रहे हैं, जब सर्कल में मूव करता है तो क्या क्या चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है, तो सेंटर पे जो ये एंगल बनाता है इसको आप क्या बोलते हो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर है या स्केलर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? मैम वेक्टर। वेक्टर वेक्टर होता है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल। जिधर सर्कल का मोशन है, मतलब ए टू बी जा रहे हैं तो हमारे फिंगर्स ए टू बी घूमे, बी टू आते तो बी टू ए घूमते। सो ए से बी हमने ऐसे घुमाया फिंगर्स को, जिधर थंब पॉइंट करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेजर करते हैं आप रेडियन या डिग्री, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किसी को याद है? एस इक्वल्स टू आर थीटा। फिर हमने किया एंगुलर वेलोसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते हो आप? ओमेगा। ये वेक्टर होती है स्केलर होती है? एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर और स्केलर बेटा? स्केलर। नो, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे वेलोसिटी होती है लीनियर मोशन में, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर। और इसका डायरेक्शन भी आप कैसे निकालते हो? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। जिधर मोशन ए से बी जैसे मोशन है, अपने फिंगर्स को कर्ल करें, थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, ए से बी जा रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो हमने ऐसे ही चेक किया कि आउटवर्ड डायरेक्शन है, और एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे ही आता है। ठीक है, इसको लिखते कैसे? ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है? ई थीटा, और यू कैन से डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी। अगर आप डी थीटा बाय डी टी कहते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी मतलब एवरेज, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में निकालना, मान लो 5 सेकंड 10 सेकंड, इस तरह के किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना, वो होता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, और आपको इसके बाद रिलेशनशिप कराया गया था वी और ओमेगा में। वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। आर ओमेगा। आर ओमेगा। यस, आर ओमेगा। और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वी का डायरेक्शन देखना है तो कैसे देखते हैं? टेंजेंशियली। ओमेगा का डायरेक्शन मैंने आपको बताया कैसे देखते हैं। तो कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि v का डायरेक्शन देखो किधर है, ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग, और ओमेगा का डायरेक्शन कैसे था? ऐसे परपेंडिकुलरली आ रहा था। तो आप वेक्टर फॉर्म में तो कंपैरिजन तभी कर सकते हो ना, दोनों तरफ डायरेक्शन सेम हो, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है। सो ये जो आपके पास फॉर्म है ये स्केलर फॉर्म है। और यहां मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कुलर मोशन,
ठीक है, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्म है वो कैसे लिखते हैं हम, ओमेगा इक्वल्स टू वी परपेंडिकुलर बाय में आर। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो वेलोसिटी है आर हमेशा सर्कल में 90 डिग्री पे होंगे, हमेशा किसी भी पॉइंट पर देख लो, यहाँ देख लो, और रेडियस को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर हमेशा आर और वी परपेंडिकुलर है। सो इसलिए हम यहाँ पर वी परपेंडिकुलर मेंशन नहीं करते क्योंकि वो आता ही परपेंडिकुलर है सर्कुलर मोशन में, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा रहेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई मोशन स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कार यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, और आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपकी आंखें, तो यहाँ आप देखेंगे, मान लो कार को मैं पोजीशन ए पे देख रही हूँ, फिर पोजीशन बी पे देख रही हूँ, और ये चल रही है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जब मैं यहाँ देख रही हूँ पोजीशन ए पे, तो मैंने यहाँ निकालना चाहा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो हमें वी लेना होता है परपेंडिकुलर। तो इस पोजीशन पे हमें ये जो डिस्टेंस जो ऑब्जर्वर है और जो जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं, वो आर होता है आपके पास। अब इस आर के परपेंडिकुलर हमको क्या लेना होता है, वेलोसिटी। Velocity. आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है, तो ये अब परपेंडिकुलर नहीं है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन सही बताती हूँ। मान लो ये पहली तो पोजीशन आपको 90 पे दिख रही थी, हो सकता है ये आपको मान लीजिए ऐसे दिख रही थी, आपके जो है वो यहाँ से दिख रही है, ठीक है, यहां से देखा तो ये 90 पे ही है। ऐसे ऐसे इमेजिन करो, ऐसे गाड़ी जा रही है, आपकी आंखें देख रही है, तो जस्ट सामने है, तो 10 और जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो आर दोनों परपेंडिकुलर है। बट अगर वो सेकंड पोजीशन पे जा रही है और मैं ये डिस्टेंस को ज्वाइन करती हूँ, वो 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बट वो वेलोसिटी अब इस आर के परपेंडिकुलर नहीं रही। कौन सा आर, जो ये पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी हम निकालते हैं, फिर हम यहाँ पर पुट करते हैं कि ओमेगा क्या होगा इस पोजीशन पे, वी परपेंडिकुलर बाय में आर। क्लियर है ये बात सबको? Yes, ma'am. ओके, चलिए फिर हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में काफी तरह की एक्सेलरेशन होती है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या डिफरेंस होता है सब में, क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो सारे डिस्कस करेंगे। और फिर आता है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर हमारे पास समय बचता है तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो पिछली बार आपने पढ़ा उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में याद आ जाए और फिट हो जाए। जैसे आपको ये सवाल पूछा गया, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑन पोजीशन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऑब्जर्वर कहाँ है, ये है आपके पास ऑब्जर्वर, राइट। ऐसे ही होता है ना रिलेटिव वेलोसिटी में, जो पीछे टर्म लिखा होता है वो ऑब्जर्वर है। तो यहां से आप देख रहे हो, तो इस पॉइंट पर देख रहे हो आप, यहां पर आपको ओमेगा बताना है, तो आप इसको लिखेंगे सबसे पहले वी परपेंडिकुलर बाय में आर। अब मुझे बताओ 20 मीटर पर सेकेंड क्या इसके परपेंडिकुलर है बेटा, ये 3 मीटर हो गया डिस्टेंस, क्या ये 20 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर है, नहीं है, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसके कंपोनेंट ले सकते हैं, यहां पर आप लेंगे इसका कंपोनेंट 20 cos 37 और इधर आपके पास क्या आएगा 20 sin 37। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, 20 sin 37। 20 sin 37. 20 sin 37 हम यहाँ पुट करेंगे, और r कितना है 3। sin 37 कितना होता है, sin 37 परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 होता है, ये 4 है, 3/5. यस 3/5। तो 5 1 जा 5 4 जा, Ma'am, 12. यस बोलिए बेटा, सही लिखा है। मैम ये वैल्यू कहाँ से निकालते हैं 37 ये वैल्यू? अच्छा देखो, ये आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है 37 और 53 डिग्री, जो आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चंस काफी आते हैं इनके ऊपर। मान लो 37 है, तो इसकी सामने वाली साइड होती है 3, बेस पे होता है 4 और इधर होता है 5। अगर ये 53 डिग्री होता है तो यहाँ सामने होता है 4, बेस पे होता है 3 और यहाँ होता है 5। फिर आप cos 53 sin 37 कुछ भी निकालना हो, साइन में आपको पता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। यस मैम। और कोस में आपको पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, टेंजेंट में परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखना था परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, तो पहले हमने 20 का कंपोनेंट तोड़ लिए, 20 cos 37 एंड 20 sin 37, और उनके बीच का दूरी कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पुट किया
20 sin 37 v परपेंडिकुलर, r कितना है 3। तो 37 आपने देखा sin 37 परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 3 बाय में 5, 20 इंटू में 3 बाय 5, 5 1 जा 5 4 जा 20, 4 थी 12 रेडियन पर सेकेंड। अब अगला आप सब ट्राई करेंगे, सॉल्व कीजिए अगला। मैम ये रेडियस भी तो है इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो वो 3 से 3 कैंसिल नहीं होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया 4 पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। बेटा ये 3 ये 3 में ही रह गया मेरा, तो ये 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। ये आपके पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? आगे वाला जो क्वेश्चन है वो कीजिए बेटा। अब यहां पर निकालना है आपको, यानी कि ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, वी परपेंडिकुलर बाय में आर। सो वी परपेंडिकुलर निकालना है। क्या ये वी परपेंडिकुलर है? मतलब यहां आपका ऑब्जर्वर है, यहां आपको ओमेगा निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओ पॉइंट। तो क्या 5 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर तो कुछ ऐसे होगा, राइट? यस मैम। यानी कि मुझे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना, तो कुछ एंगल वगैरह मुझे चाहिए होंगे। सो सबसे पहले मुझे एक तो ये दिखाई देता है कि ये 53 डिग्री है, तो मैंने क्या किया, इसी पॉइंट पर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये भी 53 होगा। अगर आप पैरेलल लाइंस को कट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना, तो ये 53 यस डिग्री। मैम। और ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा 90 पे है, ऐसे दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपका एक एंगल 53 आ गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 37 डिग्री, राइट? 90 माइनस 53 37 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा बेटा 37 डिग्री। ये कितना हो जाएगा फिर? अब आपको ये भी 90 पे दिख रहा है, 53 डिग्री। ये पूरा 90 पे हो गया, ये 37 आ गया, ये कितना आ जाएगा 53 डिग्री। अब इस 5 के कंपोनेंट्स कर सकते हैं। मैम 1 रेडियन पर सेकेंड। 1, लेट अस चेक दैट। यहां पर 5 के कंपोनेंट कीजिए पहले। 5 cos 53 डिग्री एंगल के साथ जो बनाएगा, यहां पर इसका कंपोनेंट लिया मैंने, और दूसरा आएगा आपके पास किधर, ये वाला। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, जो 4 मीटर के अलॉन्ग आ रहा है। आपके पास दो कंपोनेंट आ रहे हैं ना, एक तो आपके पास कुछ ऐसे आ रहा है, देखो, एक तो आपके पास इसका कंपोनेंट आपने इधर लिया, और एक आपके पास आएगा इधर। तो ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए। सो यहाँ पर आपके पास आएगा 5 cos 53 डिग्री डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 4। अब cos 53 मुझे इससे बताओ कितना होगा 4/5। 4/5 cos 53 डिग्री बेटा 3/5 इंटू 4। तो आंसर कितना आएगा 3/4। 1 नहीं आएगा। अभी भी देख लो, शायद मैंने गलती की हो, चेक करो जरा। मैम साइन में भी 3/5 एंड कॉस में भी 3/5। साइन नो मैम हो गया। हो गया। साइन Yes, ma'am. 37 डिग्री कितना होता है 3/5, और कोस 53 डिग्री कितना होता है 3/5। तो ये कंफ्यूजन मत करो, दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग है। क्लियर है सबको? देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है यस तो। मैम। आगे चले। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी से रिलेटेड। फाइंड ओमेगा ऑफ प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब क्या क्वेश्चन है कि आपको निकालना है ओमेगा। किसका निकालना है? प्रोजेक्टाइल का। ये प्रोजेक्टाइल है जो कि 30 डिग्री पर फेंका गया है विद रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो यहां पर ये इस तरीके से जाएगा और ये इधर हिट करेगा, तो ये जिस वेलोसिटी से चला 10 मीटर पर सेकेंड उतनी से ही एंटर करेगा, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं। और जितने एंगल पे ये 30 डिग्री पे बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इधर 30 डिग्री बनाता है।
ठीक है, फिर हम इसके कंपोनेंट लेते हैं। क्योंकि आपने अभी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा है मुझसे, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन अभी मैं इन दी एंड आपको कराऊंगी, फिर आप इसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लगाना यही है, ओमेगा, ये पोजीशन मान लो ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो v परपेंडिकुलर बाय में r, तो r क्या होगा यहाँ पर, इसको हम रेंज बोलते हैं, जहां ये हिट करता है ना, जैसे आपने यहां से शुरू किया, यहां से फेंका, तो जो हॉरिजॉन्टली उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, बॉल मान लीजिए, बॉल को आपने 30 डिग्री पे फेंका, तो ये हॉरिजॉन्टली जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको आप रेंज बोलते हैं। ठीक है, किसी को रेंज का फॉर्मूला पता है? रेंज का फॉर्मूला, मैम u square sin 2 theta by g। यस, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में जी। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का ओपन कर सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय में जी। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री। सो यहाँ से आपके पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जस्ट बिफोर हिटिंग, ये जब हिट कर रहा है उस समय इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, और v परपेंडिकुलर क्या होगा, v परपेंडिकुलर होगा ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, इस पोजीशन पे v परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा ना v परपेंडिकुलर। यानी अगर हम 10 लें तो 10 इधर आएगा 10 cos 30, और इधर कितना आएगा 10 sin 30। सो बेसिकली मैंने आपको कराई दिया है 10 sin 30 डिवाइडेड बाय में रेंज जो आपके पास आई है, रेंज आई है आपके पास u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, ऊपर चला जाएगा g। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करें तो ये भी 30 30 हो जाएगा। so यहाँ से आपके पास sin 30 कैंसिल हो गया, 10 g की वैल्यू होती है 10, u आपको दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर यानी 100 इंटू में 2 इंटू में cos 30। सो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2। यस, √3 में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे पास, 1/√3। हालांकि ये कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे दोबारा से, रेंज क्या होती है, एच मैक्सिमम क्या होता है। सो फिलहाल के लिए याद रखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको आप रेंज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, थीटा जो ये जिस एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया गया वो थीटा है, जिस एंगल पे ये गया ऐसे ही एंगल पे ये इधर एंटर भी करता है। ठीक है, आप इसकी कॉम्पोनेंट कर लिए, क्योंकि मुझे ये जो लाइन ज्वाइन करी है ओ ए, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर लिया 10 sin 30 v परपेंडिकुलर की जगह पे। क्लियर है ये वाला सवाल सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, सो एक टाइप और है इसके अंदर। अगर अभी तक देखिए आपने क्या किया था, आपका एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट था और दूसरी तरफ आप मोशन देख रहे थे, जैसे यहाँ पर भी आपने देखा ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ आप ओमेगा निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट पर आप v परपेंडिकुलर ले रहे थे, पर ये पॉइंट हमारे सारे रेस्ट पे हैं। आपका सवाल चेंज कैसे हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर भी कोई मोशन है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ चल रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से एट 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल चल रहा है। सो यहाँ पर अगर मुझे निकालना पड़े ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्वेश्चन का फॉर्मूला वही है v परपेंडिकुलर बाय में r। तो अब v परपेंडिकुलर कैसे लूंगी मैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज है यहाँ पर। अब आपको देखना है v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय में r, मतलब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये मान लीजिए आपके पास 4 मीटर है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों पॉइंट्स के ऊपर मोशन है, आपको निकालना है ओमेगा बी ए, आपको लेना पड़ेगा v परपेंडिकुलर बाय में r। अब v परपेंडिकुलर, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक पॉइंट रेस्ट पे नहीं है, दोनों पॉइंट मोशन पे है। सो आप यहाँ पर क्या लेते हैं, v रिलेटिव का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाय में r। सो इनके कंपोनेंट्स ले सकते हैं 10 cos 30, और यहाँ क्या आएगा आपके पास 10 sin 30। सो यहाँ पर bA निकालना है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, v b माइनस में va का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है डिवाइडेड बाय में r। तो vb कितना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है vb और va में, 10 sin 30 माइनस में va कितना है 10 बाय में r कितना है 4। हमें क्या लेना है, 4 के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं दोनों के लिए। सो यहाँ पर 10 sin 30 और एक 10 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, sin 30 1/2 ये आएगा 5 माइनस में 10 बाय में 4, यानी कि -5 बाय में 4 रेडियन पर सेकेंड। अभी क्लियर है सबको?
मैम बी तो 10 है। नहीं, आपने कंपोनेंट लेना ना बेटा। ये आपके पास बी पॉइंट, ये मान लो आपके पास वीबी है, वीबी एक cos 30 ये आएगा 10 cos 30, एक 10 sin 30। आपने जो पॉइंट्स को ज्वाइन किया इनकी परपेंडिकुलर वाली लेनी है। सो परपेंडिकुलर तो 10 sin 30 है ना, और वी आपके मैम पास ये 10। बोलिए। ओके मैम, फिर माइनस में ही आएगा ना इसको? हाँ माइनस में आएगा बेटा। ओके मैम। वो पीछे जो हमने किया था वो आई कैप जे कैप में हमने आगे पीछे लिख दिया था, इस वजह से वो थोड़ा साइन की दिक्कत आई थी, बट अभी ठीक है। आगे चलें। यस मैम। सो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है ये सवाल। और अब हम आगे चलते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जस्ट क्लास के बाद ही मैं आपको भेज दूंगी, तब आप कीजिएगा। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है, एबीसीडी ऑप्शन में बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा ट्रू है बेटा। मैम फर्स्ट। फर्स्ट ट्रू है। ओके, एक ऑप्शन आया है ए, एक ऑप्शन आया है सी। प्रिंस भी सी बोल रहे हैं, प्रीति सी बोल रही है। सी। मैम सी। सी। ओके देखो, फर्स्ट तो मैंने आपको बताया सिर्फ सर्कल के लिए ट्रू होता है। आपको ये बताया ना v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आप सिंपली लिख रहे हो, सो वो सर्कल यस के मैम, लिए true समझ होता गया है। समझ गया। हाँ, तो ये वाला नहीं आएगा, ये हम लिख नहीं सकते क्योंकि ओमेगा और वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग होता है। ये हमेशा ट्रू होता है, और ये भी हमेशा ट्रू होता है। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन है, अगर यहाँ पर आप v का डायरेक्शन देखेंगे तो कैसे आता है, टेंजेंशियली। मान लो ऐसे कोई चीज चल रही है, इस पॉइंट पर देखा, ऐसे टेंजेंशियली आ गया, और आपका सर्कल ऐसे चल रहा है, ओमेगा कैसे आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, तो ओमेगा आपके पास कैसे है, ऊपर है। सो इसको टेंजेंशियली समझो, ये जो पॉइंट है टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियली ऐसे ले लो कि ये आपके पास सर्कल है ऐसे टेंजेंशियली, और ओमेगा आ रहा है ऊपर। आर, आर वेक्टर किधर है, इस तरीके से। सो ओमेगा क्रॉस आर अगर हम करते हैं, सो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, वी के डायरेक्शन में कर रहा है, नहीं कर रहा, यानी अब डायरेक्शन सेट हो गई कि नहीं होगी। दोबारा से देखो, ये सर्कल है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने v का डायरेक्शन देखना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट ऐसे अंदर जा रहा है, ओमेगा कैसे आ रहा है, ऊपर होगा, क्योंकि आपने राइट हैंड थंब रूल से निकाला, तो ओमेगा ऊपर आ रहा है। आर कैसे, ऐसे है। क्रॉस प्रोडक्ट में भी अगर थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन देखना है तो हम कैसे लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी होता है, जैसे तो ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं। ओमेगा क्रॉस आर मतलब ओमेगा ऊपर है, आर इस तरफ जा रहा है, तो वी की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, नहीं करना थंब। यस ये मैम। आपके पास ट्रू है। ये दो आंसर्स हैं इसके, सी और डी बोथ। क्लियर है सबको। अब आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फटाफट बता दो। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे आपके नीट में एक दो छोटे मोटे सवाल आ जाते हैं, तो हम इस कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। ओके, समझते क्या हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, ऐसे ही बोलते हैं ना, पर। यस मैम। सो फॉर एग्जाम्पल, एक रिवोल्यूशन हुआ मतलब एक चक्कर हुआ, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 पाई आर। अगर आपके पास एक राउंड हुआ या एक रिवोल्यूशन हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, इन 1 सेकेंड, 1। अगर 2 राउंड हुए इन 1 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, मैम 2। और अगर एफ राउंड हुए इन 1 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, एफ राउंड्स, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड, यही है। सो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप निकालेंगे, एक जनरल एक्सप्रेशन। फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है आपके पास 2 पाई एफ, आई थिंक आपने कहीं पढ़ा भी होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। सो यहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम। टाइम मेरा 1 सेकेंड है, राउंड एफ हुए हैं, ठीक है। एफ राउंड में बेटा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एक राउंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। एफ राउंड में कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा आपके पास,
2 पाई इंटू एफ, ठीक है। एंड टाइम कितना है आपके पास, कितनी देर में हुए ये, 1 सेकेंड में। ये किसके बराबर होता है, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा आपने देख लिया कि 1 सेकेंड में कितने हैं, एफ राउंड्स हैं, तो एक राउंड में 2 पाई एंगल होता है। तो एफ राउंड में कितने एंगल कितना आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 2 पाई एफ। और टाइम कितना लिया, 1 सेकेंड। तो ओमेगा का एक्सप्रेशन आ गया एक, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। क्लियर है सबको? यस बोलिए बेटा। आफरीन, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम पीरियड क्या होता है, जो आपने बोला फ्रीक्वेंसी का उल्टा। तो क्या उससे क्या समझ में आता है आपको, एक रिवोल्यूशन का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम ऑफ 1 रिवोल्यूशन, 1 राउंड या 1 चक्कर या 1 साइकिल, टाइम ऑफ 1 रिवोल्यूशन। अभी हमने देखा कि एफ राउंड्स थे 1 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एफ, यही था, यही था, बोलिए। Yes, राउंड ma'am. का टाइम कितना है, 1 सेकेंड। 1 राउंड का टाइम कितना हो जाएगा, 1 बाय एफ। ये आपके पास क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 1 बाय एफ जो आप लिखते हो, ठीक है। अब इसका एक और एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं, जैसे यहां पर आपने देखा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, तो एफ कितना हो जाएगा, ओमेगा बाय 2 पाई। Yes, ma'am. बाय 2 पाई, तो 2 पाई ऊपर चला जाता है। ये हो गया आपके पास टाइम पीरियड का एक और एक्सप्रेशन, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, ये आपको याद रखना है। एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ आपको याद रखना है, ये बहुत जगह पर यूज होता है। अब जैसे कैसे यूज होता है ये देखो, ये आपका नीट 2019 में आया हुआ सवाल है। Two particles A and B are moving in uniform circular motion. Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB. ठीक है, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर हो गया, एक RA है और एक चल रहा मान लो ऐसे, ये RB है, ठीक है। सो पहला जो मोशन है ये अंदर वाले सर्कल में, दूसरा मोशन दिखा रखा है आपको सेकंड वाले सर्कल में, और आपको बता रखा है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, वी बी, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो आप, और अंदर आपके पास किससे चल रही है ये, वी ए, और हर पॉइंट पर सेम है, हर पॉइंट पर क्या आपके पास सेम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड है वी ए या वी बी है वो सेम रहेगा पूरे सर्कल में, बट कोई जरूरी थोड़ी होता है कि ऐसे हो, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आता है ना, कि मान लो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से, या सॉरी एक ही लीनियर वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, किसी भी पॉइंट पर देखेंगे 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड सेम आएगा, ठीक है। और आपके पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें एक बार धीरे और फिर तेजी से सर्कल होने लग गया, या फिर हो सकता है कि तेजी से हो रहा था और फिर स्लो होने लग गया, वहां पर आपके पास क्या हो रही है, टेंजेंशियली जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो यहाँ सवाल क्या है, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अभी हमने निकाला क्या था, 2 पाई बाय में ओमेगा, यानी टी ए, और अगर हम बाहर वाले सर्कल की बात करें टी बी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय में ओमेगा बी। तो टाइम पीरियड सेम है, यानी कि टी इज इक्वल टू टी बी है, यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा ए इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा बी है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। आपको क्या पूछा, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, ए टू दैट ऑफ बी, ओमेगा ए बाय में ओमेगा बी कितना आ गया बेटा, 1:1। आसान था ना सवाल, आसान था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय में ओमेगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरह के सवाल भी बहुत मिलते हैं। रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू द आर हैंड ऑफ वॉचेस, यानी एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड एंड आर हैंड, किसकी बात करें, सेकंड हैंड और आर हैंड का होता है घड़ी में, Yes, ma'am. ठीक है। तो आप निकालिए, आपको ये रेशियो निकालना है, ABCD।
ये भी नीट में आया हुआ सवाल है। मैम ए। ए 60:1। मैम डी। बी मैम डी। 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 ओके। अच्छा ओमेगा आपने क्या कैसे किया बताओ, व्हाट इज योर अप्रोच? अंकित बताएगा। बोलो। मैम ये हुआ नहीं है। हुआ नहीं है तो डी कैसे बताया? बस ऐसे तुक्का लगाया? जय माता दी ABCD। मैम मैंने नहीं बताया। अच्छा किसने बताया था फिर? बॉयज में कोई बोला था? कौन बोला था? प्रिंस बोला था। हाँ प्रिंस कैसे निकाला बेटा? मैम 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। हम्म। आगे देखो, गौरी बताएगी, प्रीति मैम सेम ही। सेम डी लग रहा है आपको? मैम ए। अच्छा दो ऑप्शन पे अटक रहे हो आप, ए और डी। देखो जरा कैलकुलेशन में से कहाँ है। पहली बात तो हमें आर हैंड, मिनट हैंड, ठीक है, सेकंड हैंड, इनके टाइम पीरियड पता है कि वो एक चक्कर में कितना टाइम लगाते हैं, पता है? यानी Yes, इसको yes, आप लिख ma'am. सकते हो, यस मैम, TS लिख दें और इसको लिख देते हैं 2 पाई में TH, T टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड। ठीक है, तो ये बताओ 2 पाई तो कैंसिल हो गया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा TH बाय में TS, ये कैंसिल हो गया, TH ऊपर चला जाएगा, TS नीचे आ गया, क्रॉस ऐसे ही करते हो ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 पाई बाय में TS इनटू में TH बाय में 2 पाई, ऐसे ही करते हैं। सो ये बन Yes, जाएगा। ma'am. अब टाइम पीरियड ऑफ आर हैंड कितना होता है? 3600. 12 घंटे। आर हैंड कितना टाइम लेती है? 12 घंटे। और सेकंड हैंड कितना टाइम लेती है? 60 सेकेंड। एक चक्कर में टाइम पीरियड क्या है? एक चक्कर का टाइम है। सो यहाँ पर यूनिट अलग अलग है, इनको सेम कर लेते हैं। 12 आवर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में, मल्टीप्लाई बाय 60, एक घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में इंटू में 60, फिर एक मिनट में कितनी सेकेंड? 60 सेकेंड, तो 60 में 60, सो डिवाइडेड बाय में 60। सो कितना बन रहा है? 720 बाय में 1 बन रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C. सी। समझ में आया कहाँ गलती कर रहे थे? Yes, ma'am. तो अब ये सवाल आपको ऐसे ही घुमा फिरा के देते, कई बार आर हैंड बाय सेकेंड हैंड पूछ लेंगे, कई बार मिनट बाय आर हैंड पूछ लेंगे, कई बार सेकेंड बाय मिनट हैंड पूछ लेंगे, तो ये आपको तरीका यूज करना है। अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो आई गेस आप लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी, तो मुझे कोई भी एक स्टूडेंट ये बता दो कितने टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, बताइए। मैम 4। 4, यस, नेम देम। पहला सेंट्रीपिटल, सुना है ना ये तो? Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल नहीं, वो अलग नहीं है, ठीक है, इसी में वो चीज समझा दूंगी मैं जब हम फोर्स पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बेटा सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि आप ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में। आप ग्राउंड से देख रहे हैं, वही चीज आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दिखाई देती है, ठीक है। अगर आप उसी ऑब्जेक्ट पे बैठ जाते हैं तो वही आपको सेंट्रीफ्यूगल समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कार में बैठे हो आप लोग, ठीक है, ये कार है 4 पहियों की, और इसके ऊपर एक बच्चे को हमने खड़ा कर दिया, प्रीति लोहिया, ठीक है, और वो कार में बैठी है और ये कार टर्न करेगी, तो मुझे बताओ प्रीति किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी? क्या वो बाहर की तरफ ऐसे जाती है? आप सभी जाते हो ना, जब कार टर्न होती है तो मान लो ऐसे टर्न हो रही है, सो आप लोगों के ऊपर फोर्स किधर महसूस होता है? बाहर की Ma'am, तरफ गिरते हो outside. ना? Opposite direction. बाहर की तरफ गिरते हो, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जब आप उसके ऊपर बैठे हैं। और इसी गाड़ी को जब आप बाहर से देखते हैं, मान लो बाहर से कौन देख रहा है? गौरी देख रही है, सो उसको समझ में आता है कि भाई ये सर्कल में चल रहा है, बिकॉज कोई एक नेट फोर्स होता है टुवर्ड सेंटर, उसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो। सो कुछ अलग नहीं है, वो सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है उसके हिसाब से ये दो नाम आ जाते हैं।
ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, अब आप ग्राउंड से देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पर फोर्स अंदर है, तो ये आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन समझ में आता है, जिधर फोर्स है उधर आपके पास क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर AC, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट, जिसको आप AT के नाम से जानते हैं। थर्ड गौरी ने बताया नेट एक्सेलरेशन, यस, नेट एक्सेलरेशन, ए नेट हम लिख देते हैं इसको। और फोर्थ आपके पास आता है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको किस से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। अब हम इनको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लो, ये GIF सबको दिखाई दे रहा है, इसमें देखो बॉल है, और अगर इस सर्कुलर मोशन में हम किसी भी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक कर रहे हैं तो क्या है, देखिए यहां पर, देखिए इस पॉइंट पर आप देख रहे हो तो यहाँ टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पर जाओगे तो ये टेंजेंट ऐसे, टेंजेंट ऐसे घूमता जा रहा है, तो ये आपके पास हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वाला पार्ट, जहां पर ये टेंजेंट इस तरफ वेलोसिटी है ना। अभी देखो यहाँ पर V चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, अगर V चेंज हो रहा था, मान लो 2 3 4 5 6 ऐसे सर्कल में घूमते हुए ये टेंजेंट वाला जो मैग्नीट्यूड है ये बदल रहा होता, ठीक है, तो आपके पास आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन किस वजह से आता है, चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है V चेंज ही नहीं हो रहा, तो यहाँ हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। अब दूसरा पार्ट आपको दिख रहा है कि अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या आता है आपके पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। आपको दिख रहा है इसका डायरेक्शन हर बार बदल रहा है, एक तो हमने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड हर बार बदल रहा है, एक हम बोल रहे हैं इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की वजह से आता है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। दोबारा से देख लो, सर्कल में जब आप चल रहे हो, जब आप ऐसे टेंजेंशियल वाले वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सो ये जो वेलोसिटी का वैल्यू अगर चेंज होता है, इसको आप बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो डायरेक्शन इसका बदल रहा है, जैसे यहाँ पर क्या था, मान लो इसका 2 मैग्नीट्यूड था, यहाँ आते हुए 3, यहाँ आते हुए 4, सो ये तो आ गई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। बट जब आप डायरेक्शन की बात करें, भाई डायरेक्शन भी तो हर बार बदलता जा रहा है, तब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है नेट एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है, ये एंगल जो बना रहा है सर्कल के ऊपर, थीटा, चेंज जो आपके पास थीटा में हो रहा है, यहां इसकी वजह से आता है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। समझ में आया सबको? यस मैम। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा आपको मतलब प्रेजेंट किया गया है ताकि आप समझो कि कहां पर क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अभी आपको मैंने ये चीज बताई कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में चल रहा है, मान लो ऐसे सर्कल में चल रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आपने देखा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर आप देख रहे हो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इधर आप देख रहे हो ये है, और इधर आप देख रहे हो ये है, तो डायरेक्शन हर बार बदलता जा रहा है। मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो आपके पास चेंज हो भी सकता है, चेंज ना भी हो, लेकिन सर्कल में कोई चीज अगर घूमेगी तो एक चीज तो फिक्स है, डायरेक्शन तो बदले ही बदलेगा, नहीं तो सर्कल में कैसे घूमेगी। तो वेलोसिटी के जो ये 2 पार्ट हमें समझ में आते हैं, एक होता है आपके पास मैग्नीट्यूड और एक होता है आपके पास डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको आप क्या बोलते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, AC इज इक्वल टू V² बाय में R। डायरेक्शन क्या होता है आपके पास इसका, टूवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, टूवर्ड्स सेंटर अलोंग रेडियस, ठीक है। क्लियर है बात सबको? डायरेक्शन में चेंज की वजह से क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा, इसमें एक दो चीज और, V इज इक्वल टू आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन के लिए R ओमेगा होता है, तो अगर हम V इज इक्वल टू R ओमेगा लिखें तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, R² बाय इंटू ओमेगा² बाय में R, तो R से R कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास R ओमेगा²। तो AC इज इक्वल टू R ओमेगा² इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
अब देखिए ये सर्कल है और ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन। बट हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, ठीक है। हो सकता है कि मान लो कोई भी भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, प्रिंस भाग रहा है, पहले उसकी जो स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड थी इस पॉइंट पर, यहाँ आते हुए उसकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आते हुए उसकी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यू कैन सी कि उसका स्पीड जो है बढ़ता जा रहा है। सिमिलरली उल्टा भी हो सकता था कि घट रही है, मान लो 3 2 1 और वो 0 हो गया, सर्कल में गया धीरे से आके रुक गया। तो स्पीड में जो चेंज हो रहा है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या आती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, AT इज इक्वल टू डी वी बाय में dt। अब मैंने ये मॉड्यूलस क्यों लगाया है, क्योंकि हम डायरेक्शन में चेंज की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं देखते, हम सिर्फ स्पीड में चेंज की वजह से देख रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से देख रहे हैं। सो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हो आप लोग, ऐसे दिखाते हो मॉड्यूलस साइन के साथ। ये सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख देती सिंपली a इज इक्वल टू डी वी बाय में dt तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्पीड चेंज की वजह से हम बात कर रहे हैं। डायरेक्शन वाली तो हमने किसमें बात करी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में। अब इसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं। जो AT है, AT तो आपके पास वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन आप किधर लोगे, जैसे इसका डायरेक्शन हमने लिया टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, तो इसका डायरेक्शन किधर ले बेटा। अगर स्पीड बढ़ रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है 3 4 5, इसका मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन में फोर्स है, तभी तो आपके पास स्पीड बढ़ेगी ना। किसी चीज को धक्का लगाएंगे तभी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो कैसे बढ़ेगी। यानी जिधर फोर्स होता है उधर एक्सेलरेशन होता है। अगर आपके पास स्पीड बढ़ रही है, यानी इसकी बात करें हम, अगर ये इंक्रीज कर रही है तो AT इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ V, इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ V। तो आप देखिएगा यहां पर देखेंगे तो AT का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर, इधर देखेंगे इधर, तो पैरेलल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्पीड घट रही होती है इसका मतलब फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अपोजिट। यानी अगर आपके पास V जो स्पीड है वो घट रही है तो AT क्या होता है, इज इन अपोजिट डायरेक्शन, इज इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पर एक कंडीशन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तो AT की वैल्यू क्या होगी और AC की वैल्यू क्या होगी, जीरो और नॉन जीरो बताओ। AT जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। अभी देखो स्पीड में कोई चेंज नहीं है, अगर ये कांस्टेंट हो गया 5 तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, 0। बट AC 0 नहीं होगा क्योंकि AC की वैल्यू तो v²/r थी, तो v की जो भी वैल्यू 5 4 3 2 जो भी कांस्टेंट वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, उसका स्क्वायर बाय में r। तो AC कभी भी 0 नहीं होगा जब तक सर्कुलर मोशन है, बट AT 0 हो सकता है अगर कांस्टेंट स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं। ये बात सबको समझ में आई, यस मैम। ठीक है। सो दोबारा से रिपीट कर देते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन स्पीड, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर है सबको। अभी थर्ड पार्ट पे चले। थर्ड एक्सेलरेशन जो आपके पास है बेटा वो है नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन मतलब एक आपने देखा इस पॉइंट पर, सपोज कि v बढ़ रहा है, ठीक है, 5 4 3 2 1 केस है कि आपके पास v बढ़ता जा रहा है तो AT उसी की डायरेक्शन में है। मान लो ऐसे v है तो AT भी इधर ही है, तो AT हो गया इधर। AC आपके पास टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस। अब दो वेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट होगा कुछ ना कुछ, तो यही आपके पास क्या दे रहा है, नेट एक्सेलरेशन। कहाँ है नेट एक्सेलरेशन, ये A नेट, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन। सो नेट एक्सेलरेशन किस वजह से, इट इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दोनों की बात कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या है,
इसको हम ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू dv बाय में dt। ऐसे हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर देखिए डायरेक्शन चेक करने के लिए मुझे अलग तरीका लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं v वेलोसिटी की, तो इस पॉइंट पर आपको पता है वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है टेंजेंशियली, लेकिन नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लू जो एरो है इससे, दोनों का डायरेक्शन सेम तो नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चेंज देख रहे हैं वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड की वजह से एंड डायरेक्शन की वजह से, सो हमने लिख दिया dv बाई dt, वेक्टर साइन लगा दिया मैंने ऊपर, इसमें वेक्टर आ गया, मतलब दोनों चेंज आप देख रहे हो, लेकिन रिप्रेजेंट आप जो ये कर रहे हो ये सिर्फ स्पीड के लिए, सॉरी मैग्नीट्यूड के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, dv बाई dt का मॉड्यूलस। और आपको डायरेक्शन अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, यहां पर आप अल्फा ले लो, कोई भी एंगल अल्फा ले लो, तो इस ट्राइंगल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल में आपको दिख रहा है एक आपके पास AT है और एक आपके पास इधर क्या है, ये आपके पास A नेट है, और ये आपके पास क्या होगा, इधर आपको दिखाई दे रहा है रेडियस के अलॉन्ग AC था, तो इसको हम यहां भी दिखा सकते हैं। ये एंगल आपके पास क्या है, अल्फा। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम टेंजेंट अल्फा निकालते हैं दैट इज इक्वल टू P बाय में B यानी AC बाय में AT। तो ये जो अल्फा है ये आपको डायरेक्शन बताएगा, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स AC बाय में AT। समझ में आया? अभी सवाल आपसे ये पूछे जाते हैं कि टेंजेंशियली उसका कितना डायरेक्शन बन रहा है, मतलब जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसके अलोंग उसका कितना डायरेक्शन बन रहा है, कितने एंगल पे उसके साथ वो। सवाल उल्टा भी हो सकता है कि जो ये रेडियल कंपोनेंट है, ये जो AC है, इसके साथ उसने कितना एंगल बना रखा है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल बीटा लिख लेते हैं, तो इस ट्राइंगल को हम पूरा करते हैं ऐसे, ये A नेट है, ठीक है, ये आपके पास AC है, और ये आपको दिखाई दे रहा है AT इधर था, तो इस AT को हम यहाँ दिखा सकते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन अलाउड होती है वेक्टर में, और ये एंगल आपने लिया है बीटा, तो यहाँ पर आप टेंजेंट बीटा निकालते तो क्या आता, AT बाय में AC, P बाय में B, तो AT बाय में AC। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आने चाहिए, इनको डील करना आना चाहिए, कहाँ से क्या पूछा, रटना कुछ भी नहीं है हमको। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। ओके ठीक है, सो अगर वही कंडीशन हम दोबारा डिस्कस करें कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या आपके पास A नेट 0 होगा? तो पहली बात, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम जो कि 90 डिग्री पे है, तो हम उसका कैसे लिखते हैं, A नेट क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर, यही होगा ना। एक वेक्टर आपके पास क्या है, AC, एक वेक्टर मान लो आपके पास क्या है, ये AC है, और ऐसे आपके पास AT है, तो ये 90 डिग्री पे, तो दो वेक्टर्स है, तो रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हैं उनका, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 90, तो वाला टर्म उड़ गया, यानी अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर बच गया। अब मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होते ही AT 0 हो जाता है, बट AC तो नहीं होता, यानी A नेट आपके पास नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? क्लियर है सबको? देख लीजिए एक बार, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलें आगे, बोलिए बेटा। यस मैम। इतना ऐसा लो वाला क्यों आया, समझ में नहीं आया कुछ? पूछ लो जो भी समझ में नहीं आया, नो प्रॉब्लम, दोबारा रिपीट कर लेंगे। मैम एक बार और रिपीट कर दो। ओके देखो, दोबारा से देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास सर्कुलर मोशन चल रहा था, मैं बोल रही हूँ कि स्पीड बढ़ रहा है, इस तरीके से मोशन चल रहा है, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को उठा सकते हैं, जैसे ये पॉइंट उठाया मैंने, तो यहां पर मैंने देखा वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो आपने ऐसे दिखाया, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे ही तो आएगा, इस तरीके से, तो ये पॉइंट ले लिया मैंने। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर स्पीड बढ़ रहा है, इस तरीके से मोशन है, ऐसे स्पीड बढ़ रही है, यानी इसी की डायरेक्शन में आपके पास AT है, तो ये AT हो गया, और AC किधर होता है, टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस हो गया, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा,
इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ए नेट क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर। दो वेक्टर्स है बेटा, एक वेक्टर आपके पास B वेक्टर मान लो, ये A वेक्टर है और इनके बीच में एंगल है 90। सो रिजल्टेंट आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, वेक्टर्स में सीखा होगा, A का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस B के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, थीटा इज 90 है, ऐसे लिखते हो। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB cos 90। सो ये टर्म उड़ जाती है, सिर्फ ये बचता है। तो दो वेक्टर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, AC और AT। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन की अगर बात करें और हमें डायरेक्शन देखनी है, ये टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है इसके साथ नेट एक्सेलरेशन ने कितना बनाया है, एंगल कितना बनाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा ले लेते हैं, ठीक है। सो ये ट्राइंगल को हम कंप्लीट करते हैं। तो ये जो AC आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे जब भी दो वेक्टर्स आपको दिखाई दे और इनका रिजल्टेंट कुछ आ रहा है, मान लो सेकेंड, ये मान लो आपके पास क्या है, रिजल्टेंट। सो ये इस तरीके से आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रही हूं इस एंगल की, अल्फा की, तो ये जो वेक्टर है ना AC, आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, यहां से उठा के ऊपर लगा सकते हो, बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। पर यहाँ पर आपने लगा दिया AC और यहाँ पे आपके पास AT। अब इस ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट अल्फा क्या होगा, P बाय में B। टेंजेंट अल्फा कितना होगा, P बाय B, यानी AC बाय में AT। और अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स AC बाय में AT। अल्फा क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स AC बाय में AT। अब ये क्वेश्चन ये था कि भाई जो AT के साथ कितना एंगल बनाया उसने, क्या डायरेक्शन है नेट एक्सेलरेशन का, बट AC के साथ भी तो पूछ सकते हैं क्या है। तो इसी के अंदर अगर मैं इसको बीटा कंसिडर कर लूं, मान लो ये कोई दूसरा मैंने एंगल मान लिया बीटा, तो सेम कॉन्सेप्ट है। इस ट्राइंगल को अब आप चेक करेंगे तो इसमें AT को आप यहां लगा देते हो, इस ट्राइंगल के अंदर अब आप देख लो टेंजेंट बीटा कितना बन रहा है आपके पास, टेंजेंट बीटा P बाय में B, तो AT बाय में AC। यानी अगर मैं देखूं एंगल AC के साथ कितना बना रहा है या किस डायरेक्शन पे वो है, तो आप बीटा निकाल रहे हैं टेंजेंट इनवर्स AT बाय में AC। अभी समझ में आया सबको अंकित? यस मैम। अब कंडीशन डिस्कस करी कि भाई मान लो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड होते ही AT 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड था, ठीक है। स्पीड में चेंज देख रहे थे हम, वहां पर वो कांस्टेंट है तो चेंज ही किया होगा, तो वो 0 हो गया, तो सिर्फ AC बचता है। बट A नेट 0 नहीं हुआ अभी भी, कांस्टेंट स्पीड हमेशा याद रखिए, AC 0 नहीं होता, AT 0 हो जाता है एंड A नेट 0 नहीं होता। वो आप इससे चेक कर सकते हो, A नेट 0 नहीं हो रहा, क्योंकि दो दो टर्म्स उसमें, AC भी और AT भी। अब हम इससे रिलेटेड एक सवाल कर लेते हैं, जैसे V इज इक्वल टू 2T है, ठीक है, एंड R इक्वल्स टू 9 मीटर है, फाइंड AC AT A नेट एट T इज इक्वल टू 3 सेकेंड। आपको सारी चीजें निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बेटा, आपको भी दे दिया 2T, R दे दिया 9 मीटर, AC AT A नेट। तो सबसे पहले AC क्या होता है, V स्क्वायर बाय में R, AT क्या होता है, DV बाय में DT, और A नेट क्या होता है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम देखें, आपको निकालना किस पे, T इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे निकालना है। तो V की वैल्यू क्या होगी 3 सेकेंड के ऊपर, 3 टू 6, 6 6 36 बाय में R की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, dV बाई dt आपको करना है, ये हो जाएगा 2T का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू T, ओनली 2, और यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर, तो AT स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस में ये कितना होगा, 9 1 जा 9 4 जा, ये हो गया 4, सो 16 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अंडर रूट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है सबको? यस मैम। चलिए अगला आप लोग कीजिए फिर। इफ ओमेगा इक्वल्स टू 2T, R इक्वल्स टू 2 मीटर, फाइंड AC AT A नेट एट T इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कीजिए जरा।
कहाँ टक गए बताओ? मैम AC equals to 18. AC इक्वल्स टू 80 आ रहा है। मैम AC equals to 72. ठीक है। मैम 84. और ए नेट आपका अंडर रूट करके आपने निकाल लिया होगा। बस कॉन्सेप्ट क्या समझाना है इस सवाल में मुझे, अब आपको ओमेगा दे रखा है, वी नहीं दे रखा, ठीक है। या तो आप एसी का फॉर्मूला और इनके फॉर्मूले ओमेगा में देखो। अब हमारे पास एसी क्या होता है, वी स्क्वायर बाय में आर, ठीक है। एटी क्या होता है, डीवी बाय में dt, या ए नेट आपके पास क्या होता है, अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस में एटी स्क्वायर। सो ओमेगा आपको दे रखा है तो वी निकाल लेते हैं, वी होता है आर ओमेगा। आर कितना है 2, ओमेगा कितना है 2t, यानी क्या हो जाएगा 4t। यानी यहां पर अगर आप पुट करेंगे एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो यहाँ पर v की वैल्यू 3 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी 12। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय में r की वैल्यू कितनी है 2, 2 1 2 6 12, 12 6 72। dv बाई dt इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पर आप क्या करेंगे अंडर रूट 72 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। यस, किसी ने हैंड रेज किया है? क्लियर है ये सवाल सबको? अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे होमवर्क में। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये एक दो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। एंगुलर एक्सेलरेशन पे आ जाइए बेटा। आपने देखा कि लीनियर वेलोसिटी था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन था तो एंगुलर एक्सेलरेशन था, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन था तो एंगुलर पहले बताओ लीनियर वेलोसिटी v था तो थीटा था। आप कैसे लिखते हो, देखो सबसे पहले आपके पास था लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आपके पास आया लीनियर वेलोसिटी तो एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर आपने इनके बीच में रिलेशनशिप पे देखे, s इक्वल्स टू होता है आर थीटा, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, a इज इक्वल टू क्या होता है आर एल्फा, बट यहाँ आता है ए टी, जो आपको याद रखना है ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा। दूसरा क्या तरीका है, एक और फॉर्मूला भी होता है। यहां से आपने देखा कि v क्या था, ओमेगा क्या था आपके पास डी थीटा बाई डी टी। उसी तरीके से एक्सेलरेशन क्या होता है डी ओमेगा बाय में डी टी, ऐसे ही करते हैं ना। v आपके पास क्या होता है डी एस बाई डी टी, और a क्या होता है आपके पास डी वी बाई डी टी। सो उसी तरीके से हमने यहाँ कर लिया, a आपके पास आ गया डी ओमेगा बाय में डी टी। ये आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे और एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू आर एल्फा होता है, अल्फा होता है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसकी हम डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास सर्कल में चल रहा है, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से सर्कल में चल रहा है, तो ओमेगा का डायरेक्शन बताओ सबसे पहले किधर होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड? ओमेगा का डायरेक्शन मैम अपवर्ड। अपवर्ड होगा। राइट हैंड थंब रूल लगाया तो ओमेगा आपने बता दिया, ठीक है। अब जो ये मोशन हो रहा है ना, इसमें अगर आपके पास v इंक्रीज कर रहा है, जो आपके पास ये टेंजेंशियल था v इंक्रीज कर रहा है, v इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। v इंक्रीज ओमेगा इंक्रीज, सो अल्फा क्या करेगा सपोर्ट करेगा ओमेगा को, अल्फा सपोर्ट्स ओमेगा, यानी अल्फा इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। यानी कैसे हो जाएगा अल्फा इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। बट अगर v घट रहा होगा यानी ओमेगा घट रहा होगा, यानी अल्फा अपोजेस ओमेगा। मान लो कि अभी ऐसे चल ऐसे रहा है, ठीक है, ओमेगा ऊपर ही है, बट जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। मान लो पहले तेजी से चल रहा था, वो धीरे होता जा रहा है, उस केस में आपके पास अल्फा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आप लोग मुझे बताएंगे, एक मैं ड्रॉ कर रही हूं, मान लीजिए ऐसे है, मान लो ऐसे कुछ सर्कल में चल रहा है, मतलब इस तरीके से चल रहा है। अगर हम ऐसे फ्लैट वाले पे देखें, टेबल वाले प्लेन पे देखें, सो ऐसे मोशन है, सो ओमेगा किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस मैम। ओमेगा डाउनवर्ड है। और मैं आपको बोलती हूँ कि v घट रहा है, ओमेगा डाउनवर्ड है, v घट रहा है ओमेगा घट रहा है,
यानी अल्फा किधर होगा, अब डाउनवर्ड करना पड़ेगा कि ऊपर करना पड़ेगा? मैम ऊपर। ऊपर, क्योंकि वो अपोज करेगा। तो इस केस में आपके पास क्या आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में अल्फा आ जाएगा। अगर v आपके पास बढ़ रहा होता, डायरेक्शन यही है ओमेगा की और वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है इसका मतलब अल्फा सपोर्ट्स इट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, और ये आएगा अपवर्ड। तो सबको डायरेक्शन समझ में आई आज अल्फा की? यस मैम। इसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी आपको जो मॉडुलस दे रखा है स्पीड इज कांस्टेंट, व्हिच एक्सेलरेशन इज जीरो एंड व्हिच इज नॉन जीरो? 1 2 3 4। मैम 80। यस 80 तो जीरो होगा डेफिनेटली। AC? नो मैम। A नेट? नो मैम। अल्फा? हाँ होगा 0। अल्फा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि 80 इज इक्वल टू आर अल्फा था ना, तो 80 जीरो हो गया तो अल्फा जीरो हो गया कि नहीं हो गया? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि v कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, सो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आर तो कांस्टेंट था ही और v कांस्टेंट आपने कर दिया तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया। और अल्फा आपके पास डी ओमेगा बाई डी टी भी होता है। कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0। समझ में आया? तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर स्पीड कांस्टेंट है देन इन सर्कुलर मोशन व्हिच एक्सप्रेशन गिवन बिलो इज जीरो एंड व्हिच इज नॉन जीरो? बताओ। पहला एक्सप्रेशन जीरो होगा नॉन जीरो होगा, और वो क्या बता रहा है आपको? मैम नॉन जीरो होगा क्योंकि ए नेट है वो। यस बिकॉज इट इज ए नेट। ये क्या है, 80? 0। यस दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ये 80 की बात कर रहा है। ये जीरो। मैम 0। समझ में आया सबको? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इफ v is equal to constant in circular motion then alpha, at, ac among three acceleration कौन सा कांस्टेंट है? अगर ये कांस्टेंट है तो इनमें से कौन सा कांस्टेंट है? पहली बात तो अगर ये कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो हो गया, at जीरो हो गया, ac इज नॉट इक्वल टू जीरो, सम वैल्यू आएगी v स्क्वायर बाय में r। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा कांस्टेंट है? ये तो कांस्टेंट है, आपको दिख रहा है, जीरो इज अ कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपको लग रहा है कि कांस्टेंट है। बट आप जरा सोचिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो इधर आ रहा है टुवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, इस पॉइंट पर ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर AC नॉट इक्वल टू जीरो है, मैग्नीट्यूड जरूर उसका कांस्टेंट है। ठीक है, v कांस्टेंट मतलब 5 का स्क्वायर बाय में r, एग्जांपल ले रही हूँ, 5 का स्क्वायर बाय में r कुछ भी है, तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। सबको समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये कहानी थी सारी हमारी काइनेमेटिक्स की। अभी जो आज इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो हमारे पास क्या था, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, क्या डिफरेंस है उनके अंदर, उनके छोटे मोटे फॉर्मूलेज, और ये सब आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये सबने देखा है ऐसा कुछ करतब होता? मान लो यहाँ से एक जो ये बाइक वाला पर्सन है, इसने क्या किया, तेजी से पीछे से आया और यहाँ से ऐसे छलांग लगा दी। सो इसका मोशन कैसे होता है, इस तरीके से, राइट? जैसे ये आपको दिख रहा है, तोप होती है ना ये, यहाँ से इन्होंने शूट किया, सो ये आपके पास दिख रहा है कि कैसा पाथ ले रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे आप फेंक रहे हो तो पाथ यही आ रहा है। यहाँ पर भी कोई एंगल ही है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो बाइसिकल या मोटरसाइकिल ने लिया होगा, सो ये आपको पाथ दिखाई दे रहा है सबको। या यहाँ से मान लीजिए आपने क्या किया
इसके विद रिस्पेक्ट टू किसी एंगल पे बास्केटबॉल फेंका, तो उसका जो मोशन है आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये एग्जांपल्स है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के। सो प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप के होते हैं कि ऑब्जेक्ट आपने देखो कैसे थ्रो किया है, आपने हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे थ्रो किया, आपने हो सकता है किसी बिल्डिंग से डायरेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे दे दी, मतलब ऐसे ऐसे करके सीधा यूं फेंका है। हो सकता है आपने बिल्डिंग से अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ फेंक दिया, मान लो ये हॉरिजॉन्टल हो गया इसके साथ एंगल थीटा, बट बिल्डिंग से ऊपर ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसका मोशन कुछ आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहां से मान लीजिए आपने नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी से ऐसे नीचे की तरफ फेंक दिया, तो इसका जो मोशन है कुछ ऐसे रहता है। यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने किसी एंगल के ऊपर मान लो अल्फा एंगल पे फेंक दिया, तो ये इंक्लाइंड प्लेन पे इसका कुछ ऐसा मोशन है। यहाँ से ऊपर से भी आप फेंक सकते हो, यहाँ से मान लीजिए आपने किसी एंगल पे फेंक दिया, तो ये इसका कुछ मोशन है। तो ये वाला जो केस है ये आपके पास है ग्राउंड टू ग्राउंड, जो कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब आपने ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे आ गए, ठीक है। एंगल थीटा लिया आपने, मान लो आप दो फ्रेंड्स कैच कैच खेल रहे हो, आपने किसी एंगल पे फेंका ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, और वो ग्राउंड पे जा रहा है। यहाँ पर क्या है, फ्रॉम हाइट, किसी हाइट पे से आपने या तो हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस हो गया, या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब किसी एंगल पे फेंक दिया। यहाँ पर आपने डाउनवर्ड किसी डायरेक्शन पे फेंक दिया हाइट के केस में। ये जो है ये आपके पास प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन है। ये आपके पास कौन सा केस है, डाउन टू टॉप, और ये आपके पास क्या है, टॉप टू डाउन। सो ये सारे केसेस हम पढ़ेंगे, सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इतने सारे केसेस हैं आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो कहानी अगर हम शुरू करें प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, आज करना है या नेक्स्ट क्लास में करें बेटा, कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, प्रोजेक्टाइल इज अ नेम गिवन टू बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उस बॉडी को नाम दिया गया है जिसको आपने किसी एंगल के साथ फेंका है विद हॉरिजॉन्टल एंड देन अलाउड टू मूव इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। अब आपने देखा कि ये जो मोशन है ये आपका 2D में हो रहा है, ऐसे भी चल रहा है वो प्रोजेक्टाइल और ऐसे अपवर्ड भी जा रहा है। सो ये किस फोर्स के अंडर काम कर रहा है, ग्रेविटी के अंदर वो मोशन देखा जा रहा है। अभी देखो एक कॉन्सेप्ट, जो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है वो ध्यान से सुनो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, एफ डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, नॉट इन एफ डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन कोई फोर्स है एफ एक्स, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, ये एक्स डायरेक्शन में, इधर कोई फोर्स लगा रही हूँ, तो मोशन भी इधर ही होगा ना। आपके पास जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो भी कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है, मोमेंटम होगा वो भी कुछ ना कुछ रहेगा। बट क्या वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी आएगी एक्स डायरेक्शन की फोर्स की वजह से? आप ऐसे अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो कोई ऐसे मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता। नो मैम। ऐसे ही आपके पास पी वाई भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप बोलोगे एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर ए वाई इक्वल्स टू 0। जिधर फोर्स है उधर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपको एफ वाई इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर एफ वाई 0 था, यहाँ पर एफ एक्स 0 है, सो ऑब्वियस सी बात है वाई डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, उसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी आएगा, उसी डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मोमेंटम भी आएगा। बट क्या इस वाई डायरेक्शन के फोर्स की वजह से एक्स डायरेक्शन में कुछ आएगा? एक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। वी एक्स आएगा? नहीं आएगा। पी एक्स आएगा? नहीं आएगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन का मोशन इज अनअफेक्टेड बाय वाई डायरेक्शन मोशन। आप बोल सकते हैं चीज, यस मैम। और वाइस वर्सा, वाई डायरेक्शन का मोशन इज अनअफेक्टेड बाय एक्स डायरेक्शन का मोशन। ये कॉन्सेप्ट लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या हो रहा है, मान लो ये आपने कोई भी चीज थ्रो करी विद सम एंगल थीटा, आपने एक स्टार्टिंग में फोर्स लगाया और आपने कुछ वेलोसिटी दी विद सम एंगल थीटा, अब आपका लगाया गया फोर्स हट चुका है। अब ये जो मोशन हो रहा है सिर्फ एक फोर्स के अंदर हो रहा है। कौन सा फोर्स है वो? ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमेशा किधर लगती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है?
नहीं है। यानी क्या करते हैं हम लोग, इस वेलोसिटी को हम दो डायरेक्शंस में स्टडी करते हैं, एक इधर जो इसका यूएक्स कंपोनेंट होएगा, एक इधर यूवाई कंपोनेंट होगा, ठीक है। अब ये जो ग्रेविटी वाला फोर्स है वो सिर्फ वाई कंपोनेंट को अफेक्ट करेगा, एक्स कंपोनेंट को नहीं छेड़ेगा, और कॉन्सेप्ट सारे ये लगेंगे। अब इसको मैं डायग्राम से आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है। दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करूंगी, सारी चीजें डिटेल में, डायग्राम समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये मान लीजिए आपने इनिशियल वेलोसिटी दी यू एट सम एंगल थीटा, इधर इसका कंपोनेंट कितना आएगा, यू कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आएगा, यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। आपको पता है कि मोशन कुछ ऐसे हो रहा है, अंडर ग्रेविटी जो है ये मोशन ऐसे कुछ हो रहा है। मैंने वेलोसिटी के दो हिस्से कर लिए, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ फोर्स किधर है, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या, नहीं आएगा। एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, यही हो गया ना। अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये जो स्पीड है एक्स डायरेक्शन में ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट दी मोशन, कहीं पर भी देख लो ये यू कोस थीटा ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन की बात करते हैं। वाई डायरेक्शन में तो फोर्स है ग्रेविटी, तो आपके पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। अब ग्रेविटी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी होता है इन वाई डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। अब देखो क्या होता है, एग्जांपल से लेते हैं। मान लो यू cos थीटा आपके पास आया 4, आप कहीं पर भी देख लो, यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, और यहां पर भी 4 आएगा, क्योंकि वाई एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जिस स्पीड से वो चला, ये जो कंपोनेंट आया हॉरिजॉन्टल में वो उसी से चलता रहेगा, ये कंपोनेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। लेकिन आपको पता है कि ये जो कंपोनेंट है ये अंडर ग्रेविटी है। अब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, अब एक फोर्स आप नीचे लगा रहे हो, ठीक है, और आपका जो वेलोसिटी है मान लीजिए कुछ भी आई, ऊपर आई आपके पास 3, सॉल्व करके थीटा वगैरह वैल्यू सॉल्व करके 3 आई। अब एक आप उसको नीचे पुल कर रहे हो तो वेलोसिटी घटेगी ना, यस और नो, यस मैम। घटेगी। मान लो यहाँ पर आई 3, यहाँ पर आके आपके पास हो गई 2, और यहाँ पर आके आपके पास होगी 1, और यहाँ जैसे ही पहुंचा यहाँ पर आके हो गई 0। जब आपके पास ऊपर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 हो गया तो इसके ऊपर क्या बॉल जा सकती है, नो मैम। नहीं जाएगी। यानी ये मैक्सिमम हाइट है जो लिया, जिसको हम बोलते हैं एच मैक्सिमम। यहां पर वी वाई 0 हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी है ये आपके पास यू वाई थी, ठीक है, ये घटती 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 जाके फाइनली उस पॉइंट पर 0 हो गई। अब अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो डाउनवर्ड में अब यहाँ 0 हो गया, बट फोर्स अभी भी लग रहा है। अब वो फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके आना चाह रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अब नीचे की तरफ बढ़ने लग जाएगी। अब 0 से यहाँ पर क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ 1 हो गई, यहाँ 4 थी, ठीक है, यहाँ आपके पास 2 हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम सिमेट्री देखें, ये मान लो 0 थी, यहाँ पर आपके पास क्या होगी, नीचे 1 हो गई, यहाँ मान लो आपके पास 2 हो गई होगी, और यहाँ आके वो वापस से जिस वेलोसिटी से ऊपर था उतनी वेलोसिटी से वो नीचे एंटर कर रहा है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड होता है। तो पहले आपके पास घटती घटती 0 होगी, देन बढ़ती बढ़ती वापस से वही स्पीड वाई डायरेक्शन में वो ले लेती है, और इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा। जो भी आपने इसको यू दिया था उसी से ये एंटर करेगा, जिस एंगल पे था वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स और वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हम सारे लिख लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या है हमारे पास, यू कॉस थीटा यू एक्स, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, जी, एंड इट इज डाउनवर्ड, हमेशा नीचे की तरफ लगती है, हमेशा नीचे की तरफ लगेगी जी। इनको लेके अब आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर है सबको, डायग्राम सबको समझ में आया, यस मैम। ठीक है। सो इसी से रिलेटेड आपके पास अब आगे आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्सिमम और रेंज।
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2u 2u sin theta by g. यस। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि उसने जो पूरा फ्लाइट लिया है उसको कितना टाइम लगा, जैसे यहां से गया और यहां पहुंचा, इसमें उसने जो टाइम लिया है उसको आप बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आपके पास एच मैक्सिमम क्या होता है आपके पास? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, 2g. ये एच मैक्सिमम का फॉर्मूला हो गया। रेंज क्या है? जब ये ऐसे जा रहा है तो जो हॉरिजॉन्टली उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया उसको आप क्या बोलते हो? रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g। तो इसी से रिलेटेड ये मैंने डेरिवेशन डाल रखे हैं यहाँ पे, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है? इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे, ये आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 आपके पास फॉर्मूले हैं, फिर आपके पास क्वेश्चंस हैं, तो आपके यहाँ से होमवर्क शुरू हो जाता है। आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है? ये 5 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, सो ये सेशन हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन ही कंटिन्यू करेंगे, इसी के जितने भी केसेस हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे।